गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है दूरदर्श शिक्षा का इतिहास। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए। ये टॉपिक जो मैं आपको पीजीटी एजुकेशन के पढ़ा रही हूँ, ये अगर आप यूजीसी नेट एजुकेशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 19वीं सदी में अमेरिका और रूस, उसके बाद न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान में इसका प्रसार हुआ था। किसका? दूरदर्श शिक्षा का। ठीक है, अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि दूरदर्श शिक्षा का इतिहास सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, 19वीं सदी में। ठीक है, तो सबसे पहले अमेरिका और रूस में, और उसके बाद में किस में हुआ था। देखिए, सबसे पहले तो अमेरिका और रूस को आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में हुआ है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इसका प्रसार हुआ। भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा पर बल दिया गया। औपचारिक शिक्षा का विस्तार करने और प्रौढ़ साक्षरता के कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। प्रौढ़ शिक्षा यानी कि जो लोग भाई अपने समय पे, अपने टाइम पे किसी भी तरीके से किसी भी वजह से अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाए थे, उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी, या फिर कुछ लोग जो है लेकिन पढ़ना चाह रहे थे। ठीक है, तो उसके लिए मेन प्रौढ़ साक्षरता के लिए ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में एक दक्षता समिति का गठन किया गया। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, जिसमें चुने हुए विश्वविद्यालयों में पत्राचार पाठ्यचर्या प्रारंभ करने की संभावनाओं का विचार किया गया था। और भारत में दूरदर्श शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था के कुछ प्रमुख विशेषताएं दी गई थीं। उनमें से कुछ विश्वविद्यालय थे, कौन कौन से थे। दिल्ली विश्वविद्यालय पत्राचार माध्यम विभाग, ये 1962 में हुआ था। पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला पत्राचार विभाग 1968, और मेरठ विश्वविद्यालय मेरठ पत्राचार 1969, और मैसूर विश्वविद्यालय मैसूर पत्राचार विभाग 1970। इसके उपरांत 1980 के दशक में 19 प्रादेशिक विद्यालयों के द्वारा पत्राचार शिक्षा, मतलब जो दूरदर्श शिक्षा थी या फिर निदेशालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स का आप नोट याद रखिएगा। वर्ष 1970 के दशक तक दूरवर्ती शिक्षा पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से समृद्ध थी। दूरवर्ती शिक्षा जो थी पारंपरिक विश्वविद्यालयों के अंतर ही कार्य करती थी, किंतु 1982 में आंध्र प्रदेश की सरकार ने दूरवर्ती शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया था, सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ये आपकी, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद में 1985 में भारत सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू की स्थापना की थी, जो कि आप देखते हैं इग्नू आपको दूरदर्श शिक्षा से ही संबंधित है। ये ऑल इंडिया, अगर आपने इससे इग्नू विश्वविद्यालय से कोई भी कोर्स किया है, ठीक है, तो वो आपके ऑल इंडिया मान्य होगा। ठीक है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में कर दी गई। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1999 में राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विद्यालय की स्थापना की गई। तो ये जो पैराग्राफ मैंने अंडरलाइन कर रखा है, इन सबसे बहुत अच्छे से नोट्स बनेंगे, क्वेश्चंस आएंगे, इनको अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। दूरवर्ती शिक्षा की अवधारणाएं क्या रही थी। तो दूरवर्ती शिक्षा का एक साधारण शिक्षक को उत्तम रूप में प्रस्तुत करती हैं, इस प्रकार उसको प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। दूरवर्ती शिक्षा के द्वारा अनुदेशन प्रक्रिया में गुणात्मक विकास की रूपरेखा का निर्माण करके उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। अब दूरवर्ती शिक्षा क्या है, स्वगति से अधिगम करने की प्रक्रिया है, सेल्फ पेस है। ठीक है, आप अपने आप से ही जो है स्टडी करेंगे, अपने आप से ही कुछ सीखेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी नोट रखिएगा। ठीक है, अब दूरवर्ती शिक्षा इंसान ले ही क्यों, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट क्यों करे, उसकी विशेषताएं क्या है। एक तो पारंपरिक शिक्षा प्रक्रिया में अभिनव प्रयोग है, सामान्य शिक्षक की उत्तम शिक्षक के रूप में प्रस्तुति होती है, अत्याधिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक यहाँ पे प्रयोग होता है, साक्षरता का दूर प्रचार एवं प्रसार नहीं होता, गुणात्मक अनुदेशन प्रक्रिया का विस्तार होता है, संप्रेषण माध्यमों एवं अधिगम प्रक्रिया में निकट संबंध होता है, अपेक्षित अधिगम स्वरूपों के अनुकूल परिस्थितियों का सृजन होता है। सबसे मेन देखिए दूरदर्श जो आपकी ये जो दूरदर्श शिक्षा है, इसमें क्या होता है, इसमें वो लोग अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं जिसके कारणवश जिनकी परीक्षाएं छूट गई थी
और वो कोई भी कोर्स या फिर कोई पढ़ाई अपनी करना चाहते थे, अधूरी रह गई थी, तो वो आगे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और कुछ छात्र इस तरीके से भी इग्नू की बात करती हूँ मैं, दूरवर्ती शिक्षा, क्योंकि आजकल इग्नू का ही है। तो उसमें आप जैसे कि BA, BSc, MA, B.Ed और आप कोई भी जो है PG और कंप्यूटर का कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से कोई सिलेबस कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, और उसके अलावा आप एक्स्ट्रा भी कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो भाई एक यूनिवर्सिटी से एक साल में तो आप 2 कोर्स नहीं कर सकते सेम, लेकिन आपको यहाँ पर इसका प्रॉफिट क्या होगा, अगर आप रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से या फिर किसी भी मेरठ यूनिवर्सिटी या कोई सी भी यूनिवर्सिटी से आप कोई कोर्स कर रहे हैं, उसके अलावा भी कुछ आप एक्स्ट्रा डिग्री लेना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो आप इग्नू को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तब आपकी एक साल में 2 डिग्री आप ले सकते हैं, 2 कोर्स ले सकते हैं, या फिर अलग से आप कुछ करना चाह रहे हैं तो आप समय, इसमें क्या होता है, इसमें जो भी कोर्स होते हैं ना वो सेमेस्टर वाइज होते हैं। और सबसे अच्छा ये होता है अगर आपका किसी सेमेस्टर की वजह से कोई कोर्स या कोई पेपर किसी वजह से रह गया होता है ना, तो आप आगे उसको दोबारा से दे सकते हैं। उस पर कुछ टाइम पीरियड होता है कि आप अगर मान लीजिए एक फर्स्ट सेमेस्टर का आपका कोई पेपर क्लियर नहीं हुआ या किसी कारणवश आपने नहीं दिया, तो सेकंड सेमेस्टर से पहले आपको वो पेपर देने का मौका मिल जाता है। तो इग्नू में यहाँ पर जो है दूरदर्शी शिक्षा के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग चाहो तो इसके बारे में मैं अलग से भी एक वीडियो बना दूंगी, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अभी तो फिलहाल मैं जो सिलेबस में है वो बता रही हूँ, ठीक है। तो अपेक्षित अधिगम स्वरूपों के अनुकूल परिस्थितियों का सृजन करना। 8 क्या है, प्रणाली विश्लेषण उपागम का प्रयोग करना, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान, स्वागती स्वरुचि शिक्षा प्रणाली। अब दूरवर्ती शिक्षा के लाभ क्या हैं, ये एक सतत शिक्षा प्रदान करने का अभिकरण है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि सतत शिक्षा प्रदान करने का निम्न में से सतत शिक्षा प्रदान करने का अभिकरण कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो दूरवर्ती शिक्षा तो ऑप्शन में मिलेगा ही आपको, ठीक है। तो बस लगा दीजिएगा, जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में लाभान्वित हो सकता है, ठीक है। और ये व्यक्ति को उसके घर जाकर शिक्षा प्रदान करने का माध्यम है। ये निरक्षरता उन्मूलन का प्रभावी यंत्र है। देखिए अब यहाँ पर भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा निरक्षरता उन्मूलन का प्रभावी यंत्र है, तब भी आपको दूरदर्शी शिक्षा का ऑप्शन मिलेगा, लगा दीजिएगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं थ्योरी में से। और ये आत्मोन्नति प्रदान करती है, ये व्यवसायिक उन्नति प्रदान करती है। आप किसी भी व्यवसाय में या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि भाई स्कूल कॉलेज आप डेली नहीं जा सकते हैं, तो आप इग्नू से कोर्स करिए। आपकी सिर्फ सैटरडे संडे को इसकी क्लास लगती है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सैटरडे संडे में तो आप टाइम निकाल ही सकते हैं। अगर पूरे वीक में नहीं निकालते, वो भी नहीं जा सकते, तो सीधे पेपर ही देने चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये व्यवसायिक उन्नति प्रदान करती है, ये महिलाओं के लिए सर्वसुलभ शिक्षा के अवसर बनाती है, ये महिला सशक्तिकरण को प्रभावी बनाती है, ये दूरदर्शी क्षेत्रों में शिक्षा का प्रकाश पहुंचाती है, ये विकलांग एवं वंचित वर्ग को भी शिक्षा संपन्न करती है, ये सार्वभौम प्रभाव छोड़ती है, और ये यथार्थ आवश्यकताओं के अनुकूल है, यानी कि आज की जो हमारी जो करंट की जो आवश्यकताएं हैं ना, उसी के हिसाब से है। ये औपचारिक शिक्षा अभिकरणों पर छात्र पंजीकरण के भार को कम करती है, ये संवैधानिक रूप में सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करती है, और ये अवकाश काल का उत्तम उपयोग दिखाती है। अवकाश मतलब इसकी जो क्लासेस होती है ना, जब लोगों की छुट्टी होती है उस दिन क्लासेस होती हैं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, या फिर आप घर में बिजी हैं, तो आप थोड़ा सा समय निकाल कर जब सबकी छुट्टी होती है तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तम और उपयोगी होती है, ठीक है। तो आज का टॉपिक ये इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगी। अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर दो, ठीक है। चलिए, जब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।